हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे लीगल चैनल में एक बार फिर से। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम वैवाहिक विवादों पर कुछ मुद्दों की, कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे। तो बात करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके वैवाहिक विवाद शुरू ही होते हैं और अवेयरनेस चुकी आ रही है, तो वो कुछ लोगों से सलाह लेते हैं, सलाहकारों के पास जाते हैं कि साहब ऐसा मेरे साथ चल रहा है, मुझे लगता है मेरे ऊपर केस होने वाले हैं, मुझे क्या करना चाहिए, आप मुझे बता दो, मैं अपनी तरफ से क्या करूं। देखो, मैं अपनी तरफ से क्या करूं, ये बहुत बात का मुद्दा है। पहले तो भी आपको यही नहीं पता कि वो लोग अपनी तरफ से क्या करेंगे, और करेंगे तो कब करेंगे, अभी करेंगे या कुछ समय बाद करेंगे। कई बार होता है, बहुत मामले डेली में आते हैं हमारे पास, सर 2 साल हो गए अलग रहते हुए, अभी तक लड़की वालों ने कुछ किया ही नहीं है, मेरी तरफ से भी कुछ नहीं है, लाइफ खराब हो रही है, समय जा रहा है। बहुत से मामले आते हैं, सर 4 साल हो गए अलग रहते हुए, अब तक कुछ किया ही नहीं है, लाइफ खराब हो रही है, मेरा टाइम जा रहा है। अब इस तरह के मामले भी हैं, और इस तरह के मामले भी है जहां पर लड़की अलग होते ही आपके ऊपर केसेज करती है, और मैक्सिमम केसेज में आप कहते हो सारे झूठे हैं और हमारे पास एक एक लाइन का एविडेंस है, और एक्चुअल में होता भी है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि इन चीजों से निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, पहली कंडीशन की बात करते हैं, जहां पर पत्नी गई और जाने के बाद उसने आपके ऊपर एक 498 है, एक 125 सीआरपीसी जिसका नया नाम है 144 बीएनएसएस और डीवी एक्ट का केस कर दिया। अब आप ये कह सकते हैं कि उसने अपने सारे राइट्स का उपयोग कर लिया। अब आप इस बात के लिए उतावले मत हो कि डाइवोर्स फाइल करना है, डाइवोर्स फाइल करोगे और फंसोगे, क्योंकि उसमें भी उसी को राइट्स हैं बहुत सारे, वो आके फिर मेंटेनेंस मांगेगी, उसमें भी परेशान करेगी या आपके केस को ट्रांसफर करा लेगी। तो ऐसे में ये जो 3 केस आपके ऊपर आए हैं, सबसे पहले आपको इनका डिफेंस सोचना चाहिए, मींस एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि 498 को आपको कैसे डील करना है, डीवी को कैसे डील करना है, और 125 सीआरपीसी को आपको कैसे डील करना है। लेकिन पैरेलली आपको यह भी सोचना चाहिए कि सामने वालों ने क्या क्या गलतियां करी हैं, उनके खिलाफ आपके पास क्या क्या एविडेंस है, जो एविडेंस है धरातल पर वो कहां खड़े होते हैं, क्या उनके बेस पर इनके ऊपर कुछ किया जा सकता है। अब मान लेते हैं लड़का और लड़की के बीच की जो दूरी है वो 2000 किलोमीटर है, और लड़की ने आपके ऊपर ये सारे केसेस 2000 किलोमीटर दूर फाइल किए। बोलने में बड़ा आसान लगता है, अरे लड़का तो आ जाएगा, क्या दिक्कत है उसको, लेकिन 2000 किलोमीटर अगर एक डेट पे भी आदमी को जाना पड़े ना, उसे पता चलता है क्या होता है। तो यही स्थिति आप भी तो क्रिएट कर सकते हो, यानी आप अपने प्लेस पे उनके द्वारा किए गए ऑफेंसेज के लिए केस कायम करवाओ। कैसे कायम कराते हो आपके ऊपर है। अब ये मत लिखना कमेंट पे कि पुलिस मेरी एप्लीकेशन नहीं ले रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। ये आपको देखना है, कैसे भी कराओ, कराते हैं कराने वाले, जो नहीं कराते वो नहीं कराते। जुगाड़ सब है इंडिया के अंदर, अगर कोई आपकी नहीं सुनता, हर चीज का जुगाड़ है, हर चीज के लिए लॉबी है, यानी कराना चाहेंगे तो हो जाएगा। और देयर आर थाउजेंड ऑफ द केसेज जो कि इस तरह से दर्ज कराए गए लड़की वालों के द्वारा किए गए ऑफेंसेज के लिए उनके ऊपर। और लड़की वालों को, आप तो 5 केस में 3 केस में वहां जा रहे हो ना, उनको 1 केस में आना पड़ता है तो घोड़े खुल जाते हैं, यानी उसके बाद आपका कॉम्प्रोमाइज डन, यानी काउंटर केस करने के बाद आप ये कह लीजिए 1-1.5 साल में कॉम्प्रोमाइज होता है, डाइवोर्स डालने की जरूरत नहीं है, वो म्यूचुअल डाइवोर्स ही आपका हो जाएगा। उनके प्लेस पे जाते रहोगे 3 करोड़, वो आपके प्लेस पे आएंगे 3 लाख, फर्क देख लो। और कई बार तो वो 3 भी नहीं देते, फ्री में ही होता है सब, तुम अपने केस वापस लो, हम अपने केस वापस लेते हैं, बात खत्म। अब सीधी बात है, आपके ऊपर कोई व्यक्ति झूठे मुकदमे कर रहा है, आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, आप बस ये सोचते रहेंगे कि मैं बेल डालूं या क्वैशिंग डालूं और सालों तक धक्के खाता रहूं। अब मैक्सिमम केसेज में क्या होता है, देखो लड़के वालों के बाद रिकॉर्डिंग होती है जहां पर पत्नी गाली गलौज कर रही है, जहां पर पत्नी का भाई, पत्नी के माँ बाप गाली गलौज कर रहे हैं, जहां पर और कोई ऐसे एविडेंस हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, पति को मारने तक के षड्यंत्र बनाए जा रहे हैं। भाई वो रिकॉर्डिंग हमारे पास आती है, ऐसी रिकॉर्डिंग्स होती है लड़के के पास, उसके बावजूद वो हाथ पे हाथ धर के बैठा रहता है, कुछ नहीं करता। और देख लेना इसी वीडियो के नीचे या बाकी के वीडियोस के नीचे, सर मैं क्या करूं, पति के पक्ष में तो कुछ है ही नहीं, सिस्टम सुनता नहीं है। सिस्टम जैसा है, सिस्टम को नहीं बदल सकते। इसी सिस्टम में रहते हुए आपको अपने राइट्स को यूज करना है। लीगल राइट्स तो आपके भी हैं, स्टैंड नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि कुछ टेक्निकल दिक्कतें आती हैं। क्या दिक्कतें आती हैं वो आप सभी जानते हैं। पुलिस जनरली आपकी एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई नहीं करती, कोर्ट भी बहुत ज्यादा फेवर में नहीं होता कि आपकी तरफ से कोई केस चलाया जाए, कोई भी सपोर्ट नहीं करता। कई लोग बोलते हैं कि भाई हमारे जो सलाहकार हैं वही मना कर रहे हैं। सब चीज में मान गया, सब चीज है, लेकिन मुश्किलों के बाद भी आपको अपना काम करना है ना। हार के जीतने वाले को तो बाजीगर कहते हैं। फिर अगर आपने इन सब परिस्थितियों के बावजूद भी अपना केस खड़ा कर दिया तो आपकी जीत है ना। और वो करना है, कर दिया नहीं, करना है, कैसे भी करना है, तरीका है, सब कुछ है। अब आप बोलोगे सर तरीका भी बता दो। भाई हर चीज यूट्यूब पर थोड़ी बताई जाती है। आपके केस की परिस्थितियों के अनुसार बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें सीक्रेट भी होती हैं, बहुत सारी चीजें पब्लिक फोरम के लिए नहीं होती है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके कागज देख करके रणनीतियां बनाई जाती हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स ना। तो कोई भी व्यक्ति आपको ऐसे बता देता है कि आप ऐसा कर लो, तो वो स्पेसिफिक आपके केस पे लागू नहीं हो सकता। आपका केस अलग है, आपका केस डिफरेंट है, इसलिए जितना गाइड किया जा सकता है ऑनलाइन वो हम करते हैं। आपने देखा होगा मैं अपने चैनल पे 5 से 10 मिनट का लेक्चर रोज डालता हूं, इसलिए ताकि अवेयरनेस आए,
और जो गलत हो रहा है उसको रोका जा सके। लेकिन उसकी भी एक लिमिट है, उस लिमिट से आगे हम भी नहीं जा सकते, क्योंकि हमें थोड़ी पता है आपका क्या केस है क्या नहीं है। हम तो एक जनरल नॉलेज आपको दे रहे हैं कि इन केसेज में क्या होता है, क्या मिसयूज होता है, उस मिसयूज को कैसा रोका जाए, आपके क्या लीगल राइट है, क्या कोर्ट का जजमेंट आया उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। दैट्स इट, इतना ही हमारा रोल है यहाँ पे। लेकिन इसके आगे आपको सोचना है। आपने यहां से गाइडेंस ले ली, आपके समझ में आ गया, आपको मुश्किलें पता चल गई कि क्या आने वाली है, और आपको कहां कहां पर ठोस कदम उठाने, कैसे कदम उठाने, कब कदम उठाने, क्या करना है क्या नहीं करना, ये सब चीजें समझ में आ गई। इस गाइडेंस का बस इतना ही मतलब था। इसके बाद एग्जीक्यूशन की बात आती है, जो आपको करना है। हाँ, एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, देन फिर आप किसी से सलाह ले सकते हो, बात कर सकते हो कि भैया यहां पे मेरे को एग्जीक्यूशन की दिक्कत आ रही है, कैसे करूं वकील साहब। आपके जो भी वकील साहब हो आप उनसे बात करो। यानी कहने का मतलब आपका जो हल है वो निकल जाएगा कहीं ना कहीं। बट एक बार पीछे पड़ना पड़ता है। अगर आपने सोच लिया मुझे केस दर्ज कराना है तो केस दर्ज होगा, कैसे नहीं होगा मैं मान ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी परिस्थितियां हो। तो ये एक्सक्यूजेज छोड़ो, सिस्टम ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, सब होगा और आपको टाइमली करना होगा। ऐसा भी नहीं है कि 4 साल हो गए 498 झेलते हुए, अब याद आ रहा है कि सर मेरे क्या लीगल राइट है, मैं क्या करूं। ऐसा नहीं हुआ करता है। समय रहते अगर कदम लोगे तो सब चीजें सेटल हो जाएंगे। केसेज की ऐसे कमी थोड़ी है हमारे पास, चाहे करोड़ों मांगे गए और बाद में 5 लाख रुपए में सेटलमेंट हुआ। कब हुआ? जब उनको भी 2000 किलोमीटर दूर आना पड़ा। तो लीगल राइट्स आपके हैं, आपके पास हैं, उसका राइट है, उसको अधिकार दे दिया गया कि महिला जहां रह सकती है वहां से केस कर सकती है। इस अधिकार का यूज से ज्यादा मिसयूज हुआ। यह अधिकार इसलिए दिया गया था ताकि महिला को दिक्कत ना हो ट्रैवलिंग करने में। भाई अकेले आना, अकेले जाना, दिन का समय, रात का समय दिक्कत होती है, कई बार छोटे बच्चे होते हैं साथ में, इसलिए यह अधिकार दिया गया था। इस अधिकार का मिसयूज कैसे किया गया? रह तो रही है इलाहाबाद में, ठीक, जाएगी दिल्ली, वहां पे एक रेंट एग्रीमेंट बनवाएगी, दिल्ली में केस करके वापस इलाहाबाद आ जाएगी, लड़का चक्कर मारता रहे दिल्ली के। अगर लड़के को दिल्ली दूर पड़ रहा है, अगर लड़के को देहरादून दूर पड़ रहा है, तो आएगी देहरादून, या रेंट एग्रीमेंट बनवाएगी, देहरादून में केस फाइल करेगी, फिर वापस चल जाएगी इलाहाबाद। अब लड़का आता रहे देहरादून। तो ये इस तरह से इसका मिसयूज हो रहा है। इस मिसयूज के एग्जांपल्स कितने सारे हैं। अभी रिसेंटली मेरे पास एक केस आया था जहां इसी प्रकार से केस दर्ज कराया गया। रेंट एग्रीमेंट लगा हुआ है, लड़की रहती है मेरठ, केस दर्ज कराया दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है उनका, और वो जो रेंट एग्रीमेंट है वही फर्जी है उसमें, और कोर्ट इस बात को देख ही नहीं रही। लड़की ने अपने डीवी एक्ट के केस में खुद लिखा हुआ है कि भैया मैं मेरठ में रह करके पढ़ाई कर रही हूं और मेरठ में रहती हूं, केस कर रही हो तुम दिल्ली में। 3 साल से वो मेरठ में रह के लगातार पढ़ाई कर रही है, जिसके रिकॉर्ड लगे हुए हैं, खुद लगाए हैं उसने डीवी एक्ट में। केस हो रहा है दिल्ली में, कैसे हुआ भाई? कोर्ट क्यों नहीं इसको करता? जुडिक्शन पे एप्लीकेशन डाली, क्यों नहीं सुनता, क्यों नहीं देखता? और जो रेंट एग्रीमेंट दिल्ली में रहने का लगा रही है, उसकी डेट में फॉल्ट है, उसमें विटनेस का साइन ही नहीं है, उसमें लैंडलॉर्ड के साइन ही नहीं है, उसमें किसी की आईडी नहीं लगी हुई है, फर्जी से 4 कागज लगा दिए, रेंट एग्रीमेंट हो गया, केस दर्ज करा के बैठ गए। तो जब ये केस दर्ज हुआ उस समय पे कोर्ट की जिम्मेदारी क्या ये नहीं बनती थी कि पहले कागजात चेक करें, कागजात प्रॉपर है कि नहीं है? चलो बाकी तो मैं मान गया कि वो प्लेंट तो नहीं पढ़ेंगे, इतना टाइम नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट वो रेंट एग्रीमेंट तो देखा जा सकता था कि उस पर सिग्नेचर भी है या नहीं है, जिसके बेसिस पे आप उस केस को दर्ज कर रहे हो। इस मामले में हमारा शेयर बहुत बढ़िया भैया, हमारे यहाँ तो फाइलिंग के टाइम पे सब चेक किया जाता है। अगर सब कुछ एलिजिबल होगा तभी केस दर्ज होगा, वरना नहीं होगा। अब चलो अगर वो पेपर्स भी चेक करते तो केस वहां दर्ज नहीं हो सकता था। खैर केस दर्ज हो गया। अब इसके बाद लड़का एक जुडिक्शन की एप्लीकेशन देता है कि भैया लड़की तो खुद एडमिट कर रही है कि मैं मेरठ में रहती हूँ, केस दिल्ली में कैसे हो गया, रेंट एग्रीमेंट में ये फॉल्ट है। उस पर भी अभी तक कोई डिसीजन नहीं, डिसाइड ही नहीं करेंगे एप्लीकेशन। इंट्री मेंटेनेंस होगा जी, पहले तो एफिडेविट लेकर के आओ। अरे जब इंट्री मेंटेनेंस लगाई दोगे फिर रह क्या गया? तो पहले तो ये डिसाइड होगा ना कि वो जो कोर्ट इंट्री मेंटेनेंस लगाने को कह रही है उस कोर्ट में केस चलना भी चाहिए या नहीं। तो माननीय न्यायालय को इस पर भी तो ध्यान देना चाहिए। और ऐसा एक नहीं, ये तो एक उदाहरण बता रहा हूं आपको, ऐसे पता नहीं कितने तमाम केस रोज में हमारे पास आते हैं अलग अलग जगहों के, जहां पर इस प्रकार से गलत तरीके से गलत रेंट एग्रीमेंट बना के चलाया जा रहा है। तो कहने का मतलब जो अधिकार आपको यूज के लिए दिए थे, आपकी सहूलियत के लिए दिए थे, आपने हर एक अधिकार को मिसयूज किया और बिल्कुल घड़े के टॉप पे आ गए बाप। अब इसके बाद ऐसा चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि एक तो डरेगा नहीं, 90% आदमी ने डरना बंद कर दिया कि उसे पता चल गया होता क्या है इन केसेज में। दूसरी बात, लोगों को अपने अधिकार पता चल गया। अब तुम गलत केस करोगे तो तुम्हारे अगेंस्ट जो भी उनके पास एविडेंस है उसको लेकर के वो लड़का भी अपने यहाँ पे केस फाइल करता है। ये भी उसको पता चल गया भाई मेरी भी लीगल राइट है, मैं भी केस फाइल कर सकता हूँ, वह केस फाइल कर देता है। इसके अलावा जो जो स्ट्रेटेजीज आप अपनाते हो, जो जो गलत कृत्य आप करते हो, उन कृत्यों के प्रति कोई जजमेंट अगर लड़के के फेवर में आता है उसके बेस पे भी वो आपके ऊपर केस करता है कल को। तो आजकल कोई भी छोड़ने के मूड में नहीं है भाई। तुम किसी के 10 साल खराब करोगे, दूसरा आदमी क्यों छोड़ेगा? 498 के ऐसे कई सारे केस है मेरे पास जो लड़का के फेवर में आ गए, जिसमें बोल दिया गया कि लड़की ने जो भी आरोप लगाया सीधे नहीं पाए गए, सब झूठ था। उसके बाद लड़के ने केस किया फिर पकड़ के। अब तुम आओ 10 साल, अभी तो मैंने अपने 10 साल खराब किए, जब मैंने खराब कर ही लिए, मेरी एज चली गई, तो अब तुम भी आओ, तुम्हारे भी खराब होने चाहिए। तो ये चल रहा है आजकल, इससे संभल करके चलें। अगर आपके साथ वास्तव में गलत हो रहा है तो डेफिनेटली आप 498 भी करें, 125 भी करें, डीवी भी करें।
लेकिन अगर झूठ मूठ का केस कर रहे हैं जस्ट पैसा लेने के लिए, तो आगे जाके बहुत बुरी तरह से आप लोग फंसने वाले हैं। तो इसलिए ध्यान से चलना है, लॉ का पालन करना है, मिसयूज बिल्कुल नहीं करना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।